19 जिलों की 89 सीटों पर आज गुजरात में पहले चरण का मतदान हो रहा है और सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं किस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री हो या फिर गुजरात के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो, मंदिर में पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और साथ ही साथ पोलिंग बूथ पर वोटरों की लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं जो वोट करके अब बाहर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो वोट करने के लिए जा रहे हैं उनकी भी एक लंबी कतार आज सौराष्ट्र कच्छ के इलाके में और साथ ही दक्षिण गुजरात के इलाके में नजर आ रही है। तो सौराष्ट्र कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। वोटर जो है वो तय करेगा कि आखिर वो बदलाव चाहता है या वो मौजूदा विकास से संतुष्ट है। और यही वो क्षेत्र भी है जहां पर पटेलों की संख्या, पाटीदारों की संख्या एक अच्छी तादाद में है और यहां पर देखना होगा कि पटेल आंदोलन जो है, पाटीदार आंदोलन जो है, उसका कितना असर होगा और क्या वो भीड़ जो है वोट में भी कन्वर्ट होगी कि नहीं। और साथ ही गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जीतू वाघानी इस वक्त क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सिंगल पे लेंगे, सिंगल पे लेंगे। चुनावी मैदान में कुल 977 उम्मीदवार हैं और आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह अभी आधा घंटा ही हुआ है वोटिंग शुरू हुए, लेकिन मतदान केंद्रों पर बड़ी तादाद में जो है मतदाता पहुंच रहे हैं। उनमें संख्या महिलाओं की, साथ ही युवा वोटर्स की बहुत ज्यादा है और युवा वोटर्स ये तय करेंगे जीत किसकी होगी। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से बड़ी तादाद जो है गुजरात में युवा वोटर्स की है, तो ऐसे में जीत का दारोमदार इन वोटर्स पे भी टिका रहेगा। 2012 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 115 सीटें गई थी, कांग्रेस के खाते में 61 और अदर्स के खाते में 6 सीटें गई थी। बीजेपी ने इस बार टारगेट रखा है मिशन 150। एंटी इनकम्बेंसी और जीएसटी, नोटबंदी, तमाम जो नाराजगियां हैं, क्या उसके बावजूद भी ये टारगेट अचीवेबल लगता है, रियलिस्टिक लगता है या नहीं? हमारे तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही दक्षिण गुजरात से हमारे साथ सुभाष शिर्के भी जुड़ गए हैं। लेकिन बीजेपी मुख्यालय से पहले रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, क्या जिस तरीके से घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लुभावने वादे किए गए और आरक्षण की बात की गई, इन सब चीजों पर बीजेपी अपनी राय साफ नहीं करना चाहती थी, उतने लुभावने वादे भी नहीं करना चाहती थी, ना आरक्षण को लेकर कोई लॉलीपॉप देना चाहती थी? क्या यही सबसे बड़ा कारण था कि चुनाव से ठीक 24 घंटे पहले अपना संकल्प पत्र जारी किया और इससे पहले घोषणा पत्र जारी करने से बचती रही? देखिए, ये बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा था क्योंकि बीजेपी कुछ मुद्दों पर अपनी राय स्पष्ट तौर पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसे ये लगता था कि ऐसा करने से उसे नुकसान होगा। बीजेपी उस मौके की फिराक में थी कि कोई ऐसा मौका मिले कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिसे वो अवसर में तब्दील कर दे, और प्रधानमंत्री को एक मौका मिला। और इसी मौके को 2 दिन पहले तक, जब कांग्रेस पार्टी बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रही थी, 2 दिन पहले एक बयान आता है और उस बयान को पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने अवसर में तब्दील कर दिया। और बीजेपी के नेताओं का ये मानना है कि जो मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया, उस बयान को बीजेपी इस पहले चरण के जो मतदान हो रहे हैं उसका असर देखने को मिलेगा। और गुजराती अस्मिता से जोड़कर उन वोटरों को ये बताया गया कि कांग्रेस लगातार लंबे समय से गुजरात को दरकिनार करती आई है, गुजरात के लोगों का अपमान करती आई है। प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, उनका अपमान किया, पीएम पद की गरिमा का अपमान किया। तो ये एक रणनीति के तहत जो घोषणा पत्र जारी किया जाता है उसे नहीं किया गया क्योंकि कुछ मुद्दों पर बीजेपी अपनी राय को स्पष्ट करना नहीं चाहती थी। वो एक मौके की तलाश में थी और वो मौका दिया मणिशंकर अय्यर ने, और बीजेपी ने उसे 2 दिनों तक लगातार भुनाया। और जो दूसरे चरण का मतदान होगा उसमें भी यही मुद्दा होगा, उससे गुजरात की अस्मिता से जोड़कर बताया जाएगा। और बीजेपी तो पूरे देश में विकास का मॉडल बनने वाला गुजरात आज धर्म और जिस तरह के बयान आए थे उन पर चुनाव में जा रहा है। अब लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है ये वोटर बखूबी जानते हैं। बहरहाल इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया रविकांत। और वलसाड़ से मेरे सहयोगी इस वक्त सुभाष शिर्के भी जुड़ गए हैं। सुभाष जी, आपके आसपास के जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ से क्या कुछ रिपोर्ट आप तक पहुँच रही है? कितनी बड़ी तादाद में वोटर्स में उत्साह दिख रहा है? किस तरह की कतारें आपको नजर आ रही हैं? अपिनाज, मैं इस वक्त सेठ रुस्तुम जी जीजी भाई जो स्कूल है, हाँ, वहाँ पे वलसाड़ में वहाँ पे मौजूद हूँ। और यहाँ पर बिल्कुल सुबह से लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं।
उसमें ज़्यादातर महिलाएं भी हैं और फैमिली जो है वो ज़्यादा हमें दिख रही है यहाँ पर। दूसरा मैं आपको खास बताना चाहता हूँ वलसाड़ सीट के बारे में पिनाज, क्योंकि राजनीति में, गुजरात की राजनीति में कहावत ये है कि वलसाड़ जिसने जीता उसने गुजरात जीता, और ये अगर इसको अंधश्रद्धा कहें, लेकिन 1975 से ये ट्रेंड देखा गया है कि 1975 से 1980-90 तक यहाँ पर कांग्रेस जीत कर आई और तब कांग्रेस का राज गुजरात में था, लेकिन 1990 से लगातार बीजेपी जीत रही है वलसाड़ में, और यही कारण है बताया जा रहा है कि वलसाड़ जिसने जीता उसने गुजरात जीता। तो आज वलसाड़ में हमें देखने को मिल रहा है कि एक बगावत है यहाँ पे बीजेपी में। जो चेतन पटेल बीजेपी के कार्यकर्ता है, उन्होंने बगावत की है। भरत भाई पटेल जो बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पे है, वो दूसरी बार उनको टिकट मिला है, और उनके सामने कांग्रेस के नरेंद्र तांडेल जो एक फिशरमैन हैं, कोली समाज के हैं, उनको बीजेपी कांग्रेस ने यहाँ पे खड़ा किया। और दक्षिण गुजरात में सुभाष मौजूद हैं। आपको बताऊं यहाँ पर पाटीदारों के साथ साथ आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं और इनका अच्छा खासा प्रभाव है। ये किस तरफ जाएंगे ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस मुख्यालय से इस वक्त हमारे साथ मोहित जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अपने वरिष्ठ नेता के सस्पेंशन से जो डैमेज हुआ था वो कंट्रोल हो गया, या कांग्रेस भी अब अंदर अंदर ये मान रही है कि जो मेहनत इतने महीनों में की थी उस पर एक ही बयान ने पानी फेर दिया? देखिए, एक नहीं दो बयान ने पानी फेरा। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए और कोशिश कर भी रही है। कपिल सिब्बल का एक बयान आया था और उसके बाद आपको बताया कि मणिशंकर अय्यर का बयान आया था। इन दोनों बयानों को लेकर पार्टी के भीतर ये सवाल उठने लगे थे कि एक को तो आपने निकाल दिया, दूसरे को भी आप निकाल दीजिए तो पार्टी का भला हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें गुजरात विधानसभा चुनाव की, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की ये कोशिश थी कि इन दोनों बयानों से आगे निकलकर अब जनता को ये समझाए कि पहले जो बातें कर रही थी, विकास की बात कर रही थी, नैनो की बात कर रही थी, वो जीएसटी की बात करती, नोटबंदी की बात करती, उन मुद्दों पे आके वो बात करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मोड पे आई तो डैमेज कंट्रोल तो कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम चुनाव प्रक्रिया की बात कर ले तो गोवा के बाद पहली बार विशाल वीवीपैट का इस्तेमाल गुजरात में हो रहा है। इस बार और सारी ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ने की गुंजाइश नहीं होगी। वीवीपैट का भी वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। लगातार इस चीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह का एग्रेशन कांग्रेस ने दिखाया था, जिस तरह के बदले हुए अंदाज राहुल गांधी के नजर आ रहे थे, उनके ट्विटर हैंडल से लेकर भाषण की शैली तक, लोगों के बीच उनके जाने का तरीका तक, सब कुछ बदल गया था अचानक से। क्या वो एक बयान से ठंडा पड़ गया है? क्या वो सब कुछ जो उन्होंने किया, 7 दिन तक वो इस एरिया में डेरा डाले बैठे रहे, रात रात भर सभाएं की, क्या सब कुछ यहां पर एक बयान भारी पड़ जाएगा? इसका आकलन करेंगे। पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है और नेताओं के बयानों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों को भी गुजरात के विधानसभा चुनाव में लाने की कोशिश की गई। लेकिन थोड़े से स्थानीय मुद्दों पर अगर हम चर्चा को मोड़ना चाहें, अभिलाष साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा, सौराष्ट्र कच्छ के इलाके में बहुत बड़ी संख्या में वो किसान हैं जो कपास की खेती करते हैं, जो मूंगफली की खेती करते हैं, और ये मूंगफली की खेती उनके लिए लाइफलाइन का काम करती है। किसानों को जो उनकी मांगे हैं उसके मुताबिक कभी कुछ मिला नहीं। आज भी वहां पर किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ जितना वादा सरकार करती है वो फसल उनसे खरीदी नहीं जाती है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसे लेकर एक व्यवस्था का जिक्र किया है कि कैसे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा। इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान इन इलाकों में कभी हुआ नहीं था। सौराष्ट्र को बहुत बड़े सीटों से बीजेपी जीतती रही थी। इस बार जब नाराजगी है तो ऐसे में किसानों का वोट कितना अहम होगा? हाँ, तो ये देखना जरूरी है कि किसान, चाहे वो दक्षिण का किसान हो या मध्य प्रदेश का किसान हो, पूरे देश में किसानों की हालत ख़राब है और किसान निश्चित रूप से नाराज हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में, विदर्भ में जैसी आत्महत्याएं होती थी वैसी अब नेशनल हेडलाइंस नहीं बन रही है। तो किसानों की हालत ख़राब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर फिर एक बार कहा है, जो नीति आयोग ने भी कहा है, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि किसानों की जो आय है उसको दोगुना करने के बारे में प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं। अब दोगुना कैसी होगी और उससे कितना किसानों को फर्क पड़ेगा, और उसके कारण किसान वापस भारतीय जनता पार्टी पे जो नाराजगी थी उसको बाजू में रख के वापस वोट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये देखना इस चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गिरिजा जी भी हमारे साथ है। गिरिजा जी, किसान तो परंपरागत तौर पे बीजेपी के साथ हमेशा खड़ा रहा, ऐसा नहीं था, नाराजगी उसकी हमेशा रही है इस विकास मॉडल के बावजूद भी। लेकिन इस बार जीएसटी के चलते वो व्यापारी वर्ग भी नाराज है जो लगातार पूरे देश में, सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता था। तो किसान की नाराजगी, व्यापारी वर्ग की नाराजगी, पाटीदारों की नाराजगी, ये सब कुछ मिलकर क्या दिक्कत पैदा कर सकती है बीजेपी के लिए?
ये बिल्कुल सही है कि जीएसटी के बाद आप देखेंगे कि कहीं जो चुनाव हुए हैं जहाँ पर भी जीएसटी नोटबंदी के बाद वो इलाके हैं जहाँ पर उसका विरोध नहीं हुआ, लेकिन ये सूरत है या जो इलाका जो गुजरात का है वहाँ पर बाकायदा नोटबंदी और जीएसटी को लेकर व्यापारियों ने हड़ताल की और मुखर रूप से उसका विरोध किया। ऐसे में अब चुनाव पहली बार हो रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि वाकई नोटबंदी और जीएसटी का चुनाव पर क्या असर पड़ा है, ये देखने का एक मौका ये सूरत में और इस इलाके के वोटिंग में देखने को मिलेगा। व्यापारियों की नाराजगी, किसानों की नाराजगी, दक्षिण गुजरात की भी बात करें हम, यहाँ पर पाटीदार और आदिवासी बड़ी संख्या में, जैसा कि गिरिजा शंकर जी भी बता रहे थे कि असर क्या होगा ये देखना अहम होगा। 2 करोड़ 12 लाख मतदाता आज पहले फेज में वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। हर पल ये अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं।